guys, so welcome to my YouTube channel. So this is the part 2 of the French Constitution and आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे the features of the French Constitution. हमने लास्ट पार्ट में कुछ फीचर्स कवर कर लिए थे एंड आज हम बचे फीचर्स इस पार्ट में कवर करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 में. तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था फ्रांस का. हमने देखा था कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है. उसके बाद हमने देखा था कि वुमेन को राइट टू वोट कब मिला फ्रांस में. ठीक है, एंड उस टाइम मैंने आपसे एक क्वेश्चन करा था कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले वुमेन्स को राइट टू वोट दिया एंड कौन से ईयर में दिया. तो न्यूजीलैंड है वो कंट्री जिसने सबसे पहले वुमेन्स को राइट टू वोट दिया इन 1893 में न्यूजीलैंड ने वुमेन्स को राइट टू वोट दिया. फिर उसके बाद हमने फ्रांस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी. हमने देखा था कि वहाँ पे रिवॉल्यूशंस कब कब हुए. 3 रिवॉल्यूशंस हुए थे, 5 रिपब्लिक फॉर्म हुए थे एंड वो कौन कौन से ईयर में फॉर्म हुए, वो सब चीज़ हमने देखी. एंड हमने ये भी देखा था कि जो 5th रिपब्लिक है वो अभी तक चला हुआ आ रहा है. उसके बाद हमने फ्रांस के 3 फीचर्स देखे थे. फर्स्ट था रिटन एंड एनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड था प्रीएम्बल एंड थर्ड था पॉपुलर सोवरेनिटी. हमने ये 3 फीचर्स पार्ट 1 में कवर कर लिए थे एंड आज हम बचे फीचर्स कवर करेंगे. सो अगर हम नेक्स्ट फीचर देखें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो है यूनिटरी सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो फ्रांस जो है वो यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है. एंड यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारी पार्ट्स सेंटर के पास में होती है. एंड ऐसा ही फ्रांस में होता है. फ्रांस में जितनी भी पार्ट्स है वो सेंटर के पास में है. स्टेट्स के पास कोई पार्ट्स नहीं है. अगर सेंटर चाहे तो कुछ पार्ट्स स्टेट को दे सकता है सो दैट सेंटर के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए. नहीं तो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ नहीं है कि आपको स्टेट को पार्ट्स देनी है. तो ये तो हुआ हमारा यूनिटरी सिस्टम और हमने देखा कि फ्रांस में यूनिटरी सिस्टम है. ओके, सो द नेक्स्ट फीचर इज मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री. तो ये जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है ये मिक्सचर है प्रेसिडेंशियल का एज वेल एज पार्लियामेंट्री सिस्टम का. इसलिए हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं दैट इट इज अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बट वो प्योरली नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट है. एंड ना ही वो ऑल पावरफुल एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट. वो ना तो प्योरली नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ना ही ऑल पावरफुल एग्जीक्यूटिव होते हैं लाइक यूएस प्रेसिडेंट. ओके, एंड यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कुछ रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज करते हैं. एंड जो पीएम होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द नेशनल डिफेंस एंड वो इंचार्ज होते हैं ऑफ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते. और यहाँ पे जो पार्लियामेंट होती है वो आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास कर सकती है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर. तो इसलिए यहाँ पे एक स्कॉलर है CF स्ट्रॉन्ग, वो बोलते हैं कि जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो पार्लियामेंट्री है ना ही प्रेसिडेंशियल है, वो मिक्सचर है पार्लियामेंट्री एज वेल एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम का. सो ये तो हुआ हमारा फीचर दैट इज मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है दैट इट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. सो फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम है जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वैसे ही फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम है. ओके, एंड उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को मेंशन भी करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. एंड इनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 जो है वो ये डिक्लेयर करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड वो भी एक पार्ट प्ले करते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू वोट. ओके, तो ये तो था हमारा फीचर दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. सो अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है बायकैमरलिज्म. सो बाय मतलब होता है 2 एंड कैमरल मतलब होता है हाउसेस. सो बायकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस. तो यहाँ पे भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हाउसेस है, एक है नेशनल असेंबली एंड एक है सीनेट. सो जो नेशनल असेंबली है वो लोअर हाउस है एंड जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल. एंड जो नेशनल असेंबली है वो ज़्यादा पावरफुल है. एंड जो सीनेट है ये अपर हाउस है, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है. मतलब जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स है वो इलेक्ट करते हैं सीनेट के मेंबर्स को. ओके, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है. तो सीनेट क्या हुआ, अपर हाउस है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है. एंड सीनेट जो है वो नेशनल असेंबली से कम पावरफुल है. एंड ये सब चीज़ें कहाँ पे मेंशन है, तो इनका जो आर्टिकल 24 है वो ये सब चीज़ें बोलता है कि जो नेशनल असेंबली है वो लोअर हाउस है, वो ज़्यादा पावरफुल है और वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है. एंड जो सीनेट है वो अपर हाउस है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है एंड उसके पास कम पावर्स है एज कम्पेयर टू नेशनल असेंबली. ओके, तो ये तो हुआ हमारा फीचर बायकैमरलिज्म का. अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है. यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं एंड उनका टेन्योर क्या होता है, यहाँ पे उनका टेन्योर होता है 7 ईयर्स का. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th फीचर दैट इज रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो अब हमारा 9th फीचर आता है दैट इज फ्रांस एज अ सेक्युलर स्टेट. तो फ्रांस जो है एक सेक्युलर स्टेट है
जैसे कि इंडिया जो है सेक्युलर स्टेट है, वैसे ही फ्रांस जो है एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर मतलब होता है जहाँ पे हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम कोई भी रिलीजन जो है प्रमोट कर सकते हैं, वो किसी भी रिलीजन को जो है फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब जो है आर्टिकल 2 जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये डिक्लेयर करता है कि जो फ्रांस है वो इनडिविजिबल है, सेक्युलर है, वो एक सोशल रिपब्लिक है, एंड वो इंश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स बिफोर लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ओरिजिन, रेस, रिलीजन, कलर एटसेट्रा। तो ये तो था हमारा फीचर फ्रांस एज अ सेक्युलर स्टेट। अब हमारा लास्ट फीचर आता है, दैट इज राइट्स ऑफ फ्रेंच पीपल। सो जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो ये डिक्लेयर करता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो सारे राइट्स और वो सारी फ्रीडम एंजॉय करते रहेंगे जो उनको 1946 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मिली थी। एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 और 4 जो है वो उनको पॉलिटिकल राइट्स देता है, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो ये सारे राइट्स जो है उनको आर्टिकल 3 एंड 4 प्रोवाइड कराता है। सो ये थे हमारे राइट्स ऑफ फ्रेंच पीपल। सो ये थे हमारे 10 फीचर्स जो कि अगर आप एग्जाम में लिख के आए एंड 2-3 लाइन उनके बारे में एक्सप्लेन कर दे, देन दैट इज मोर देन इनफ। ओके, बट एक दो फीचर्स और है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के, लाइक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे भी पीरियोडिक और फेयर इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे हम पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। एंड फ्रांस में एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, जो कि क्या करता है, जो वैलिडिटी होती है लॉज की उसको डिटरमाइन करता है, या पार्लियामेंट ने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं उस चीज़ को डिटरमाइन करता है, मतलब एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू का काम करता है, ठीक है। एंड इस कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में 9 मेंबर्स होते हैं एंड उनका टेन्योर होता है 9 ईयर्स का। एंड 1/3 मेंबर जो है वो हर 3 साल के बाद रिटायर होते हैं, ठीक है। एंड जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के एंड नेशनल असेंबली एंड सीनेट के जो प्रेसिडेंट है वो तीनों मिलके क्या करते हैं, 3-3 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट करते हैं। एंड ये थे हमारे ओवरऑल फीचर्स ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, so that's it for the video. So if you have any doubts regarding any concept or any point, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. And please, if you like the video, then please share it with all your friends and give it a big fat thumbs up and do subscribe to my YouTube channel for more videos like this. So bye bye, take care.